All right, class, अस्सलाम वालेकुम. Let's start. वालेकुम आज सलाम सर. बेसिकली हमने सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी और वल्नरेबिलिटी का हमने मॉड्यूल शुरू किया हुआ है. तो आज उसमें हमने आखिरी जो आज टॉपिक रह गया था वो बेसिकली है इंट्रूजन डिटेक्शन का. ठीक है, तो इंट्रूजन होता क्या है कि बेसिकली आप किसी भी सिस्टम को एक्सेस करते हैं, चाहे आप फिजिकली उसके ऊपर प्रेजेंट हो या फिर आप रिमोटली उस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर रहे हो. ठीक है, तो जितनी आपको एक्सेस है, जो प्रिविलेजेस आपको मिली हुई है, उसके मुताबिक अगर आप चल रहे हैं तो वो तो एक्सेप्टेबल है. पर अगर आपको किसी चीज की इजाजत नहीं है और किसी तरीके से आप उसको जो सिक्योरिटी मेजर होते हैं उनको बाईपास कर लेता है, ठीक है, तो वो बेसिकली आपका इंट्रूजन होता है. हमने एग्जांपल किया था बैकडोर्स का, हमने एग्जांपल किया था कि किस तरीके से कोड इंजेक्ट किया जा सकता है यूजिंग बफर ओवरफ्लो फॉर एग्जांपल. ठीक है, उसके अलावा हमने बात की थी कि वायरसेस और मेलवेयर जो है, फॉर एग्जांपल वर्म्स, वायरसेस, वो किस तरीके से सिस्टम में स्प्रेड होते हैं. तो वो सारे इंट्रूजन का ही कॉन्सेप्ट है, इंट्रूजन की एग्जांपल है कि जिस चीज की आपको एक्सेस थी आपने उससे बढ़ के एक्सेस कर लिया. ठीक है, तो ये इंट्रूजन है. और इंट्रूजन डिटेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि बेसिकली आपकी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होती है जिसका मकसद ये होता है कि आपकी जो मशीन है या जो आपका नेटवर्क है उसको मॉनिटर करना है. ठीक है, और मॉनिटरिंग का मतलब है कि डिफरेंट आप उसके एक्टिविटी को देखेंगे, क्या पैकेट्स आ रहे हैं, क्या जा रहे हैं. ठीक है, कौन से फंक्शन रन कर रहे हैं, कौन से सिस्टम कॉल हो रही है, उस सारे को आपने मॉनिटर करना है. और बेस्ड ऑन दैट मॉनिटरिंग जो आपको डेटा मिलता है उसको एनालाइज करके ये डिसाइड करता है कि आया कोई इंट्रूजन हुई है कि नहीं हुई सिस्टम में. तो ये इंट्रूजन डिटेक्ट करने के लिए आप ये काम कर रहे होते हैं. एक बार इंट्रूजन डिटेक्ट हो जाए फिर आप जो है वो उसके क्या कहते हैं, फिर आप वो मेजर ले सकते हैं उस अटैक को, उस इंट्रूजन को रोकने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए. ऑलराइट, ठीक है. तो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जो होता है वो बेसिकली उसमें बिल्कुल अगर ब्रॉड लेवल पे उसके आर्किटेक्चर की बात करें तो उसमें 3 मॉड्यूल्स होते हैं. नंबर 1 सेंसर्स, कि आपका बेसिकली इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का जो जो पहला काम होता है वो होता है कि सेंस करना कि आपके नेटवर्क्स में क्या पैकेट जा रहे हैं, आपकी लॉग फाइल्स क्या है कि सिस्टम में या नेटवर्क में क्या एक्टिविटी हुई है, जहाँ पर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के जो सिस्टम कॉल्स होती हैं उसको भी ये मॉनिटर कर रहा होता है. तो सेंसर जो है ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं. उसके बाद फिर ये इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर दी जाती है, ये पूरा डेटा जो है ये एनालाइजर को सप्लाई किया जाता है. अब एनालाइजर का मेन काम होता है कि जो सेंसर से इनपुट मिल रही है, और बाय द वे सेंसर कोई अलग हार्डवेयर लाजमी नहीं है, आपका सिंपल एक प्रोग्राम भी हो सकता है. ठीक है, अलग मशीन भी हो सकती है, अलग हार्डवेयर हो सकती है, जहाँ पे किसी भी मशीन के ऊपर एक प्रोग्राम रन कर सकते हैं. यानी आपके घर पे जो कंप्यूटर है आप उसके ऊपर अगर कोई इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम रन करते हैं तो वो भी बेसिकली उसमें एक मॉड्यूल सेंसर का होगा. इस नॉट के अलग मशीन चाहिए आपको, सिर्फ आपकी मशीन पे जो भी एक्टिविटी या नेटवर्क पे जो एक्टिविटी है वो मॉनिटर होनी चाहिए किसी भी तरीके से. तो खैर ये डेटा जब एनालाइजर को फॉरवर्ड किया जाता है तो एनालाइजर बेसिकली डिफरेंट सेंसर्स से और डिफरेंट एनालाइजर इसके अलावा जो है उन सारों से डेटा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है. फिर वो उसे एनालाइज करता है कि आया ये जो पैटर्न लग रहा है एक्टिविटी का या जो भी डेटा है, क्या वो किसी अटैक से या किसी इंट्रूजन को रिजेंबल करता है कि नहीं. अगर करता है तो फिर वो या तो खुद एक्शन ले सकता है या फिर वो किसी एडमिनिस्ट्रेटर को इन्फॉर्म कर सकता है कि ये इंट्रूजन हो रही है, ये मेरे पास एविडेंस है, जो भी एक्शन लेना तुम ले लो. और इसके अलावा सेंसर से जो इनपुट मिलती है एनालाइजर वो सारे को स्टोर भी कर सकता है फॉर फ्यूचर एनालिसिस, कि एक दफा अटैक इनकाउंटर हुआ है, अब आइंदा फ्यूचर में जब भी उस तरह का कोई पैटर्न नजर आएगा तो ये समझ जाएगा कि अटैक हुआ है. ठीक है, और बाय द वे याद रखें कि आप लोगों ने अगर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग वगैरह पे कोई कोर्सेज पढ़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि
बेसिकली किसी भी डेटा में से आपने अगर कोई मॉडल ट्रेन करना है जो कि रिकग्नाइज करता हो कि ये अटैक है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली उसी मकसद के लिए फिर इस सारे डेटा को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टोर करी जाता है, ताकि फ्यूचर में जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी उतनी ज्यादा बेहतर जो है वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, उतनी बेहतर बेसिकली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। कम डेटा होगा तो आइडेंटिफाई करना जो है शायद मुश्किल हो, और शायद आपके फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव आ रहे। जितना ज्यादा डेटा होगा उतनी बेहतर इंफॉर्मेशन है, उतना बेहतर आप मॉडल बना सकेंगे। ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट हो गए। तीसरा जो कंपोनेंट है वो ऑब्वियस है कि वो यूजर इंटरफेस का होता है, कि बेसिकली एक ऐसा इंटरफेस यूजर को सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को प्रोवाइड करना है जिसके थ्रू वो मॉनिटर भी कर सके, जो सेंसर का डेटा है उसे व्यू भी कर सके, उसको जो सजेशन दी जा रही है कि ये चांसेस आर के अटैक हो रहा है, तो उसको बेसिकली एक यूजर फ्रेंडली मैनर में जो है वो ऑब्जर्व कर सके, ठीक है, मॉनिटर कर सके, और उसके बाद जो है वो फिर अपना एक्शन ले सकते हैं, और उस एक्शन के लिए भी यूजर इंटरफेस जो है वो आपको कुछ फीचर प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो ये ब्रॉड लेवल पे आपके एक कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम आर्किटेक्चर के। ठीक है, अब जो आईडीएस होता है, ठीक है, वो बेसिकली दो किस्म के हो सकते हैं। एक होता है होस्ट बेस्ड। होस्ट बेस्ड का क्या मतलब है कि एक मशीन के ऊपर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम रन करता है, और उस मशीन के ऊपर बेसिकली वो मॉनिटर कर रहा होता है कि क्या इवेंट्स हुए हैं। फॉर एग्जांपल कौन सी प्रोसेसेस रन कर रही हैं, क्या सिस्टम कॉल मेक हुई है, ठीक है, बाहर से किसी ने किसी पोर्ट के ऊपर ट्रैफिक भेजने की कोशिश की है कि नहीं, फॉर एग्जांपल। तो ये सारी चीजें एक होस्ट के ऊपर हो रही होती हैं, और उस होस्ट ने डिसाइड करना होता है कि आया मेरे अंदर कोई इंट्रूड करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा। एज अपोज टू दैट, दूसरी जो कैटेगरी और दूसरी जो टाइप है वो नेटवर्क बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होता है, और इसमें इसका काम बेसिकली क्या होता है कि नेटवर्क को मॉनिटर करना है कि नेटवर्क पे कौन से पैकेट्स गुजर रहे हैं, ठीक है, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उनका एकदम से सडनली कोई स्पाइक तो नहीं आया, ठीक है, पैकेट का ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल कौन सा है, उसमें डिफरेंट प्रोटोकॉल कौन सा है, नेटवर्क लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल रन कर रहा है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को वो देख के उसकी बेसिस पे फैसला करते हैं कि आया कोई अटैक हो रहा है कि नहीं हो रहा, और इसकी हम अभी डिटेल देखते हैं। एनी क्वेश्चन क्लास? ऑल राइट, ओके, तो रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी किसी भी इफेक्टिव इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम की? हाँ जी, एनी सजेशंस? और जो ऑनलाइन है वो भी जवाब दे दें। एनी आइडियाज? आपने एक इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम खरीदना है फॉर एग्जांपल, तो आपकी अपनी क्या रिक्वायरमेंट होगी? हाँ जी, क्लास ऑनलाइन? क्या हो गया यार, पैसे खर्च करने हैं, आप किस चीज़ पे पैसे खर्च करेंगे बताएं? अगर आप अपनी मशीन पे इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगा लेते हैं और वो इंट्रूजन को तो रोक देता है, पर आप गेमिंग करना चाह रहे हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा लैग होना शुरू हो जाए, तो उसका कोई फ़ायदा होगा आपको? नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है, एक रिक्वायरमेंट हो सकती है। और क्या हो सकता है? सर इसमें एक ये हो सकती है कि हमारे सिस्टम को एक स्लो ना करे वो, क्योंकि बेसिकली एंटीवायरस इस तरह के काफ़ी हमारे सिस्टम की रैम वगैरह बाकी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, सिस्टम काफ़ी स्लो हो जाता है, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो मेरा जैसे कंप्यूटर में मसला होता है कि मैं गेम खेल रहा होता हूँ और सडनली जो है गेम के बीच में एंटीवायरस जो है उसका स्कैन शुरू कर देता है, और वो पे इतना कोई मैसिव लैग स्पाइक आता है कि वो गेम जो है वहीं पे आपकी तबाह हो जाती है। ठीक है, तो यस, एक ये चीज है। और और सर देखेंगे वो हमारा आईडीएस कितना मैच्योर है, उसमें कितने ज़्यादा उन्होंने डाटा फीड किया हुआ है पिछले वायरसेस का, कि मतलब लेटेस्ट वायरसेस को वो डिटेक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता।
मतलब है? उसकी अब अपडेट मुसलसल आ रही है, नहीं आ रही? ठीक है, तो बेसिकली इन शॉर्ट आप ये कह रहे हैं कि वो इफेक्टिव होना चाहिए। यानी अगर कोई ऐसा इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है जो कि आज से 10 साल पुराने अटैक को तो रोक सकता है, पर आजकल जो अटैक हो रहे हैं उनको वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं आपको। ठीक है, यस, ऑलराइट, एनी अदर आइडियाज? ठीक है, तो पहली चीज तो है कि बाय द वे काफी आपकी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। एक लिस्ट जो बेसिकली ऑफिशियल गाइड में जो जो आपकी ऑफिशियल स्टैंडर्ड होते हैं उसमें जो कुछ सजेशंस हैं वो ये हैं कि नंबर 1, कोई भी आईडीएस इफेक्टिव है तो वो तब होगा कि अगर वो ऑटोमेटिकली कंटिन्यूसली रन कर सके और उसे कोई बहुत ज्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन ना चाहिए। ठीक है, यानी हर दफा यूजर को ही आके स्पेसिफाई करना पड़ता है कि ये अटैक है कि नहीं है, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। होना चाहिए कि एक दफा इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम इंप्लीमेंट किया है, उसे आपने स्विच ऑन कर दिया है, अब वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर सके कि क्या हो रहा है, कोई अटैक हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, आइडियली ये गोल होना चाहिए। इट शुड बी फॉल्ट टॉलरेंट, कि आपका कोई भी ऐसी मशीन नहीं होती जो कि कभी क्रैश ना करे, या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं होता जो कि क्रैश ना करे। कभी ना कभी कोई फॉल्ट डेवलप होगी फॉर सम रीजन। कोई अपना कोई कोड में बग हो सकती है, या कोई एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है, बिजली चली गई, ठीक है, या कोई मेमोरी लोकेशन पे किसी और ने राइट करने की कोशिश की, आपका प्रोग्राम क्रैश कर गया। ठीक है, तो इन दैट केस योर सिस्टम हैज टू बी फॉल्ट टॉलरेंट। ये ना हो कि बस एक सौ फॉल्ट होगी तो आपको कह दे मैंने चलना ही नहीं है, बस हमेशा हमेशा के लिए मैं बंद हूं, ऐसे नहीं होना चाहिए। कोई भी फॉल्ट हुई है उससे एक तो रिकवर करे, और उस फॉल्ट का जो डैमेज हो रहा है उसको मिनिमाइज कर सके। ठीक है, ये आइडियल गोल होना चाहिए कि इतना नुकसान ना हो। फॉल्ट टॉलरेंट का आप एग्जांपल ले लें कि आप गाड़ी चला रहे हैं और उसके अंदर कोई फॉल्ट हो जाए तो इतने खतरे वाली बात नहीं है। आप जहाज चला रहे हैं और उसके अंदर कोई फॉल्ट हो जाए, वो बहुत खतरे वाली बात है, क्योंकि गाड़ी तो चले आप किसी दरख्त में मार के रोक ही लेंगे, पर जहाज को आप फिर सीधा जमीन पे ही मार सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं होती। ठीक है, तो ये बात है कि फॉल्ट टॉलरेंस एक डिफरेंट आपकी अहमियतें होती हैं। इन सम केसेस बहुत ज्यादा आपको फॉल्ट टॉलरेंट होना चाहिए, इन सम केसेस थोड़ी बहुत जो है अगर कोई स्लिप कर भी जाता है तो दैट कैन बी, उसको अब्जॉर्ब किया जा सकता है, कोई इशू नहीं होता। एनीवे, ठीक है, फिर होता है कि इट शुड बी एबल टू रेजिस्ट सबवर्जन। ठीक है, तो एक बात याद रखें कि कोई भी वायरस होता है, अच्छा वायरस अगर है तो पहली कोशिश करता है कि एंटीवायरस को डिसेबल करें। इसी तरह से कोई भी अगर अच्छा अटैकर है जो इंट्रूड करने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी पहली कोशिश होगी कि वो सबसे पहले इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जो है उसको फेल कर दे। यानी घर पे अगर किसी चोर ने आना होता है तो उसकी पहले कोशिश होती है कि अगर कोई कैमरा वगैरह लगे हुए तो उनको किसी तरीके से नकारा बना दे, डिसेबल कर दे। तो वही बात इस अटैक में भी होती है कि वो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम को डिसेबल करने की कोशिश करेगा अटैकर। तो अच्छा सिस्टम वो है जो कि नेटवर्क और होस्ट को मॉनिटर करने के अलावा अपने आप को भी मॉनिटर कर रहा हो। वो हर वक्त देख रहा हो कि मुझे तो नहीं किसी ने कोई रिकन्फिगर करने की कोशिश की, या मेरा जो प्रोग्राम है उसे किसी ने ओवरराइट करने की कोशिश तो नहीं की। अगर की है तो वो इस चीज को आइडेंटिफाई करके फौरन समझ जाएगा कि अटैक किया जाएगा। ठीक है, फिर वो उसके अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकता है ताकि एटलीस्ट अपने आप को तो प्रोटेक्ट करे ना सबसे पहले। ठीक है, तो उसके अलावा जो एग्जांपल मैंने शुरू में दिया था कि फॉर एन आईडीएस टू बी इफेक्टिव इट शुड बी एबल टू वर्क विद मिनिमल ओवरहेड। यानी अगर मैं गेम खेल रहा हूँ और बीच में कोई एंटीवायरस शुरू हो जाता है और मेरी गेम खराब कर रहा है, तो उस चीज का फिर मुझे क्या फायदा हुआ। अगर मैंने इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगाया हुआ है, कोई इंट्रूजन नहीं हो रही, पर वो चाल इतना स्लो हो रहा है कि उसकी वजह से मेरे बाकी सिस्टम जो है वो भी सफर कर रहा है, तो ऑब्वियसली फिर इस किस्म की आइडियाज का इतना फायदा नहीं होगा, इतना इतना यूजर फ्रेंडली भी नहीं होगा, और लोग उसे इस्तेमाल करेंगे तो उनकी फिर बाकी चीजें सफर करेंगी। तो इसको भी ध्यान में डिजाइन के वक्त मद्देनजर रखना पड़ता है। फिर इट शुड बी कन्फिगरेबल। एक बात याद रखें कि आपने कोई भी सिस्टम इंप्लीमेंट किया है तो वो एक सर्टेन टाइम तक तो रेलेवेंट रहेगा, उसके बाद नई नौयत के अटैक्स आ जाएंगे, फिर आपका जो नेटवर्क है वो चेंज हो सकता है, आपके होस्ट चेंज हो सकते हैं,
यानी आपका एक होस्ट है, उस पर आपने नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है या कोई नए प्रोग्राम्स इंस्टॉल किए हैं, आपका नेटवर्क है तो कोई नया राउटर लगाया है या आपने नए लिंक्स ऐड किए हैं, ठीक है। तो अब इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए आपको कोई ऐसा सिस्टम चाहिए जो इसके मुताबिक रिकॉन्फ़िगर हो सके। यानी ये ना हो कि मैंने एक आईडीएस खरीदा, तो जो कंपनी है उन्होंने मेरे नेटवर्क को, मेरी मशीन को देखा और उसके मुताबिक मुझे आईडीएस दे दिया, और साथ उन्होंने लिख के दे दिया कि अब कल को आपने कोई मशीन चेंज की या नेटवर्क चेंज किया या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल की तो फिर ये आईडीएस बेकार हो जाएगा, इसे फिर फेंक देना। तो ऑब्वियसली उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। इट शुड बी रिकॉन्फ़िगरेबल कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो हर वक्त डिसाइड कर सके कि इसमें मैंने अब क्या नई चीज़ जो है उसको ये हैंडल करे, ठीक है। But it should be able to adapt to changes in the system and user behavior, ठीक है। यानी एक जो चीज आईडीएस कर रहा होता है वो बेसिकली होता है कि यूजर के बिहेवियर को मॉनिटर कर रहा होता है। यानी इसका अगर एक डिफरेंट एनालॉजी लें तो बिल्कुल शुरू के लेक्चर में मैंने क्रेडिट कार्ड का एग्जांपल दिया था कि आपका अगर एक बिहेवियर है क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने का और सडनली आप कोई ऐसी परचेज कर देते हैं जो उससे बिल्कुल हट के है, तो क्या होगा कि कंपनी जो है वो आपको फोन करेगी और आपसे पूछेगी कि आपने आज तक ऐसा काम नहीं किया, आज आप कर रहे हैं, ये आप ही हैं कि किसी ने आपका क्रेडिट कार्ड चोरी कर दिया। तो वही बात यहाँ पे भी आ जाती है कि आईडीएस जो है वो यूजर के बिहेवियर के मुताबिक भी डिसाइड कर रहा होता है कि ये बिहेवियर नॉर्मल है कि नहीं है। अगर ये यूजर्स के बिहेवियर से हट के है तो चांसेस आर के मशीन के अंदर कोई बैकडोर आ गया है या कोई अंदर मैलवेयर इंस्टॉल हुई है जो कि फॉर एग्जांपल डेटा बाहर भेज रही है, ठीक है। तो ये भी फिर आईडीएस मॉनिटर कर रहा होता है। पर द थिंग इज कि यूजर बिहेवियर कैन वेरी ओवर टाइम। यानी अगर मैं आजकल गेम्स खेलता हूँ, इट इज पॉसिबल कि आज से 10 साल पहले जब मैं काम में बहुत ज्यादा बिजी था तो शायद उस वक्त मैंने बिल्कुल छोड़ दी होंगी गेम्स। इट इज पॉसिबल कि शायद कुछ सालों बाद मैं कहूँ कि यार मैं जिंदगी के साथ क्या कर रहा हूँ, कुछ और कर लेता है, और मैं गेम दोबारा खेलनी छोड़ दूँ। तो फिर इस बिहेवियर को आईडीएस को पता होना चाहिए, यानी वो खुद ही से मॉनिटर करके अंदाजा लगा ले कि मेरा जो यूजर था उसका बिहेवियर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुआ है। फिर उसके मुताबिक वो अपने अटैक को जो कैटेगराइज या क्लासिफाई कर रही होती वो भी फिर उसे अपडेट करे। यानी अगर मैंने गेमिंग छोड़ दी है और सडनली कोई गेम वाला पोर्ट खुल गया मेरी मशीन पे, तो फिर आईडीएस को शक होना चाहिए कि शायद किसी ने मैलवेयर इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। तो उसका फिर बाद में वो कर सकते हैं कि यूजर से यहाँ तो पूछ सकता है या फिर वो एक्शन ले ले और फिर एक्शन के मुताबिक अपने आप को खुद ही से सेल्फ एडजस्ट करता है, ठीक है। ऑलराइट, और क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है कि इट शुड बी एबल टू स्केल टू मॉनिटर अ लार्ज नंबर ऑफ होस्ट और प्रोसेसेस। यानी अगर आपका होस्ट बेस्ड सिस्टम है, यानी एक ही मशीन को मॉनिटर कर रहा है, तो एक मशीन के अंदर आप रैम इंक्रीज कर सकते हैं, आप जो आपकी हार्ड डिस्क स्टोरेज होती है उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं, जो नंबर ऑफ प्रोग्राम रन कर रहे हैं वो इंक्रीज कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली जो रन कर रहे हैं वो इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर इस सारे के यानी इस सिनेरियो में फिर द आइडिया शुड बी एबल टू स्केल इटसेल्फ। यानी ऐसे नहीं होना चाहिए कि 10 प्रोसेस को तो मॉनिटर कर सकते हैं, 10 से अगर आपने 11 कर दिए तो फेल हो जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। और सिमिलरली अगर आपका एक नेटवर्क है जिसपे 10 मशीन हैं और आईडीएस उन 10 मशीन को प्रोटेक्ट कर रहा है, अब अगर 10 से 100 मशीन हो गई हैं तो फिर दैट आईडीएस शुड बी एबल टू वर्क। ये नहीं होना चाहिए कि आप वो फेल हो जाए कि मैं तो और नहीं चल सकता, ठीक है। यस, एट मोस्ट ये हो सकता है कि आपकी लाइसेंसिंग कॉस्ट चेंज हो सकती है। यानी अगर 10 मशीनों के लिए आपने लाइसेंस खरीदा हुआ है तो आपको शायद कम पैसे देने पड़े। अगर आपने 100 मशीन अपने नेटवर्क पे लगा दी हैं, लिंक्स बढ़ गए हैं, एंड होस्ट बढ़ गए हैं, राउटर्स बढ़ गए हैं, तो फिर आप कंपनी को कह सकते हैं कि ये लो, कंपनी आपको कह सकती है कि हमें और पैसे दो ताकि हम इंसानों को जो है तुम्हारी मॉनिटर कर दें, ठीक है। तो दैट इज फाइन। उसका मतलब है कि सिस्टम स्केलेबल तो है, इट्स जस्ट कि आपको पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं। और रिक्वायरमेंट हो सकती होती है ग्रेसफुल डिग्रेडेशन की, कि इट इज पॉसिबल कि आपका आईडीएस जो है वो, आपका जो आईडीएस होता है वो सिर्फ एक चीज को मॉनिटर नहीं कर रहा होता और एक टाइप ऑफ अटैक को मॉनिटर नहीं कर रहा होता, ठीक है।
डिफरेंट मशीन्स को या डिफरेंट प्रोसेसेस को मॉनिटर कर रहा होता है और बेस्ड ऑन दैट डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक्स को जो है वो आइडेंटिफाई कर रहा होता है। तो इसके लिए आईडीएस में डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट मॉड्यूल्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इन दैट केस अगर कोई एक मॉड्यूल फेल हो भी गया है तो फिर ऐसे नहीं होना चाहिए कि पूरा का पूरा आईडीएस ही क्रैश कर जाए। वो जो मॉड्यूल फेल हुए उस तरह के अटैक्स को फॉर एग्जांपल वो बेशक ना आइडेंटिफाई कर सके तो बाकी चीजें तो करे ना। तो ये ग्रेसफुल डिग्रेडेशन होती है और ये सिर्फ इस डोमेन की टर्म नहीं है, किसी भी डोमेन में आप जाएं तो ग्रेसफुल डिग्रेडेशन का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई फेलियर हुआ है या कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो बजाय के सारे का सारा सिस्टम ही बैठ जाए, सिर्फ वो एक चीज बैठनी चाहिए और बाकी जो है वो प्रोसेस ही चलते रहे, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। यानी हॉस्पिटल में अगर कोई एक ऑपरेशन जो सर्जरी रूम होता है वो अगर खराब हुआ है तो उसका ये मतलब तो नहीं होता ना कि आप पूरे हॉस्पिटल के दरवाजे बंद कर दें। वो एक चीज बंद हुई है, बाकी चल रही है, उसे आप चलने दें। इन द मीन टाइम इस चीज को आप फिक्स करने की कोशिश करें। एनीवे, ठीक है। फिर इट शुड अलाउ डायनामिक रिकॉन्फ़िगरेशन के अगर रिकॉन्फ़िगर करना ही है किसी आईडीएस को तो ये नहीं होना चाहिए कि उसकी वजह से आपको सारा का सारा सिस्टम ही बंद करना पड़ जाए, ठीक है। यानी सिस्टम चल रहा हो और ऑन द रन टाइम जो है आप उसको कॉन्फ़िगर भी कर रहे हो। यानी यूएमटी में अगर कोई सर्वर वगैरह में चेंज करनी है तो एक ऑप्शन है कि पूरी यूएमटी को बंद कर दें, ठीक है, या फिर उस पूरे सर्वर को बंद कर दें। एक ऑप्शन है कि नहीं, सर्वर चलता रहेगा, उसके अंदर जो है चलते हुए ही आप ऑन द रन टाइम उसे ऐसे मॉडिफाई कर दें कि एक सर्टेन पीरियड तक फॉर एग्जांपल पुरानी वेबसाइट इशू होती रहे और फिर सडनली आपने जब चेंजेस सारी कर दी हैं फिर सडनली आपका शिफ्ट कर जाए कि आप अगली जो रिक्वेस्ट आएगी वो फिर नई वेबसाइट आपको शो कर दे, ठीक है। तो ये बेसिकली डायनामिक रिकॉन्फ़िगरेशन होती है कि आपको रोकना ना पड़े किसी चीज को, ठीक है। एनी क्वेश्चन क्लास? ये रिक्वायरमेंट्स क्लियर है? और बाय द वे ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, इसमें और भी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है। ये एक जनरल लिस्ट थी जो कि रिसर्चर्स और जो इंडस्ट्री वाले थे दे फेल्ट कि अगर ये सारे काम पूरे कर रहे हैं वो तो आईडीएस एक हमारे लिए यूजफुल होगा। पर यस इट इज पॉसिबल कि कोई एक कंपनी हो जो कि बिल्कुल ही फर्क किस्म का काम कर रही हो तो उनको इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जो है उसकी रिक्वायरमेंट भी बिल्कुल हट के हो जाए तो फिर वो इस लिस्ट के अंदर ऐड कर दी होगी, ठीक है। अब अगला पॉइंट आ जाता है कि आपका जो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होता है वो किस किस तरीके के एनालिसिस कर रहा होता है। तो बेसिकली दो चीजें वो कर रहा होता है। एक होती है अनोमली डिटेक्शन। अनोमली डिटेक्शन क्या होती है कि आपका जो भी आईडीएस है वो डेटा इकट्ठा करता है लेजिटिमेट यूजर बिहेवियर का या लेजिटिमेट सिस्टम बिहेवियर का, वो डेटा इकट्ठा करी जाता है, ठीक है। और फिर बेस्ड ऑन दैट हिस्टोरिक डेटा अब वो क्या करेगा कि जो करंट बिहेवियर है वो उसको मॉनिटर कर रहा होता है और देखते हैं कि ये करंट बिहेवियर पुराने वाले से मिलता जुलता है कि उससे हट के है। अगर उससे हट के है तो वो एक अनोमली होगी। बाय द वे अनोमली इंग्लिश का लफ्ज है विच सिंपली मीन्स के नॉर्मल से हट के कोई काम होना, ठीक है। यानी आप हाँ एक नॉर्मल बिहेवियर होता है उससे बिल्कुल हट के कोई चीज होनी शुरू हो जाए तो उसे आप अनोमली कहते हैं, एबनॉर्मेलिटी, ठीक है। ऑलराइट, तो इस हट के जो बिहेवियर है वो फिर इसे आइडेंटिफाई करता है अगर वो अनोमली डिटेक्शन करता है और इसकी डिटेल अभी देखते हैं। और दूसरा होता है सिग्नेचर या ह्यूरिस्टिक डिटेक्शन। यहाँ पे क्या होता है, सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट सिंपल है, हमने एंटीवायरस के केस में भी किया था कि आपके पास एक पूरा डेटाबेस होता है वायरसेस और मैलवेयर का। यानी उसमें बेसिकली वायरस का जो अपना मशीन कोड है या मैलवेयर का जो अपना मशीन कोड है वो इसके पास पड़ा होगा और अब जो भी फाइल है या जो भी पैकेट है जिसे मॉनिटर किया जा रहा है उसके अंदर अगर वो वाला मशीन कोड नजर आ जाता है, ठीक है, तो वो बेसिकली सिग्नेचर मैप है, मैच है, वो समझ जाएगा कि ये जो है वायरस या जो भी मैलवेयर थी उसका कोड है
और वो फिर उसको आइडेंटिफाई करेगा एज अ इंट्रूजन और फिर जो भी एक्शन है वो लेगा। ठीक है, ह्यूरिस्टिक इससे थोड़ा हटके होता है। ह्यूरिस्टिक क्या होता है कि एक रूल ऑफ थंब है कि अगर इस तरीके की कोई एक्टिविटी हो रही है तो चांसेस आर कि वो शायद कोई मलिशियस एक्टिविटी हो। यानी इसका पिछली क्लास में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर बाय से कोई पैकेट आपके नेटवर्क पे आया है और उस पैकेट के अंदर बहुत ज्यादा नो ऑप का कोड एग्जिस्ट करता है। नो ऑप क्या था, किसी को याद है? नो ऑप बेसिकली हमने पिछली क्लास में किया था कि बफर ओवरफ्लो में नो ऑप बहुत ज्यादा आप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो बेसिकली सीपीयू को कह रहे होते हैं कि नो ऑप का मतलब है कुछ नहीं करना, अगली इंस्ट्रक्शन पे चले जाओ। तो बहुत ज्यादा नो ऑप इंस्ट्रक्शन अगर किसी पैकेट में होंगी तो वो एक चांस होता है कि वो एक बफर ओवरफ्लो अटैक हो। ठीक है, तो ये बेसिकली ह्यूरिस्टिक होती है कि आपका एक पैटर्न है बिहेवियर या डेटा का जो कि किसी चीज से मिल रहा है, गारंटीड नहीं है कि मलिशियस हो, पर हो भी सकता है। मोर लाइकली, इट इज मोर लाइकली कि वो मलिशियस एक्टिविटी ही होगी। तो वो फिर आप अपने अंदाजे के मुताबिक उसको फिर आइडेंटिफाई करते हैं एज अ मलिशियस इंट्रूजन और फिर उसे एक्शन लेते हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो ये दो एनालिसिस की अप्रोचेज हैं जो कि कोई भी आईडीएस इस्तेमाल कर रहा होता है। एग्जैक्टली कैसे कर रहा होता है वो हम अब डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे होस्ट बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम पर। और मैं फिर रिपीट कर दूं कि ये बेसिकली कोई भी ऐसी स्पेशलाइज्ड लेयर ऑफ सिक्योरिटी होती है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जो कि आपकी मशीन पे जो वल्नरेबल या जो अहम मशीन है उसके ऊपर रन कर रहा होगा। अहम का क्या मतलब है? ये जो इस क्लासरूम में मेरी मशीन पड़ी हुई है सामने, ये इतनी अहम नहीं है। अगर इस पे आके आपको इंक्लूड कर भी देते हैं तो शायद कुछ इतना नुकसान ना हो। ऑन दी अदर हैंड आपका जो सर्वर है जो कि ग्रेडिंग का सर्वर है, वो आपका बहुत क्रिटिकल सर्वर है, उसके ऊपर इंक्लूजन होती है तो उसको आपने बचाना है, क्योंकि वो आपके पूरे ग्रेड्स को मॉडिफाई कर सकता है। अगर स्टूडेंट के ग्रेड मैसअप हो जाते हैं तो काफी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज है उसके। ठीक है, तो होस्ट बेस्ड आईडीएस का कॉन्सेप्ट होता है कि आप आइडेंटिफाई, आपका जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या सिस्टम एडमिन है वो आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी मशीन्स हैं जो कि क्रिटिकल हैं और फिर उन्हें प्रोटेक्ट करता है। उनके ऊपर एक सॉफ्टवेयर रन करता है जो कि इंट्रूजन को डिटेक्ट करेगी। ये डेटाबेस सर्वर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो सकता है, वेब सर्वर हो सकता है, लॉगिंग सिस्टम हो सकता है। ठीक है, क्योंकि लॉग्स को भी प्रोटेक्ट करना होता है, क्योंकि लॉग से बेसिकली आपको पता लगता है कि अटैक किसने किया था, किस नौयत का किया था, और फिर उसे पकड़ने में भी आपको हेल्प होती है अटैकर को। ठीक है, तो ये होस्ट बेस्ड आईडीएस का कॉन्सेप्ट है। इसमें डेटा सोर्सेज और सेंसर्स क्या होते हैं। तो एक चीज जो मॉनिटर की जाती है वो होती है सिस्टम कॉल ट्रेसेस। पिछली क्लासेस में हमने देखा था कि जो आपका मेलवेयर होता है, बैकडोर या एंटीवायरस, सॉरी वायरस वगैरह, तो एक उन्हें आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है कि आप देखें कि वो सिस्टम कॉल्स कैसे कर रहे हैं। यानी एक एप्लीकेशन है वो एक नॉर्मल सिस्टम कॉल करती है, उसकी बजाय अगर कोई और फंक्शन रन होना शुरू हो गया है, ठीक है, तो वो बिहेवियर नॉर्मल से हट के है, अनोमली है। तो वो चीज आप समझ जाते हैं कि ये चांसेस आ कि कोई मैसअप हुआ है। ठीक है, तो एक चीज है कि आप सिस्टम कॉल को मॉनिटर करें। दूसरा जो होता है वो आप जो लॉग फाइल्स होते हैं उनको ऑडिट करते हैं। लॉग फाइल का क्या मतलब है कि सिस्टम में जो भी एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, उस सारी एक्टिविटी का रिकॉर्ड बन रहा होता है। यानी आप देखेंगे, आप अगर विंडोज इस्तेमाल कर रहे हैं तो विंडोज में एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में एक चीज होती है जो कि आपको इवेंट लॉग शो कर देती है। इवेंट लॉग होता है कि क्या क्या एक्टिविटी हुई है, क्या क्या मैसेजेस डिस्प्ले हुए हैं, क्या क्या एरर मैसेजेस डिस्प्ले हुए हैं। तो उस सारी एक्टिविटी का एक लॉग बन रहा होता है, तो उसे मॉनिटर करना वो एक जखीरा है इंफॉर्मेशन का, गोल्ड माइन है। इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है कि उसकी बेसिस पे आपका जो आईडीएस है वो डिटरमिन कर सकते हैं कि इसमें कोई नई चीज तो नहीं हुई, तो बिहेवियर से हट के काम तो नहीं हुआ। तो ये उस चीज में आपको हेल्प करेगा। और फिर एक और जो चीज है वो है कि आप जो भी फाइल होती है, जो भी सिस्टम की अहम फाइल्स हैं जिन पे आईडीएस को शक है कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है, शायद कोड इंजेक्शन हुई हो,
तो आईडीएस क्या करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं उनका ओरिजिनल जो फाइल थी उसका चेकसम मेंटेन करता है और फिर पीरियोडिकली जो फाइल एग्जिस्ट कर रही है उसका चेकसम रिकैलकुलेट करके प्रीवियस वाले के साथ कंपेयर करेगा। अगर वो मैच करता है तो उसका मतलब है कोई रद्दोबदल नहीं हुई, अगर मैच नहीं कर रहा तो चांसेस आर के कोई कोड इंजेक्शन हुई है। ठीक है, और ये चेकसम कैसे कैलकुलेट होगा? तो एक सिंपल तरीका हो सकता है कि हमने जो क्रिप्टोग्राफिक हैशेस किए थे शुरू के लेसन में, ठीक है, आप वो इस्तेमाल करके एक हैश वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और होस्ट बेस्ड आईडीएस जो है वो फिर अब ये सारा जो डेटा इकट्ठा हो गया है, सेंसर ने इकट्ठा करके एनालाइजर को दे दिया है। अब एनालाइजर क्या करेगा? तो एनालाइजर एक चीज कर सकता है, सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन या ह्यूरिस्टिक बेस्ड डिटेक्शन। तो वो क्या करेगा कि वो जो भी फाइल्स वगैरह फॉर एग्जांपल है या जो सिस्टम लॉग्स पड़े हुए हैं, ठीक है, तो उन सारों में वो चेक करेगा, अपने डेटाबेस के साथ कंपेयर करेगा कि कोई भी अटैक का पैटर्न होता है। फॉर एग्जांपल अगर सडनली कोई एक खास किस्म की सिस्टम कॉल होनी शुरू हो जाए और पहले से उसे पता है कि अगर इस तरीके से होना शुरू हो जाए तो वो एक अटैक को रिप्रेजेंट करता है, तो अब दोबारा वो चीज होनी शुरू हो जाए तो फिर आईडीएस अपने डेटाबेस में चेक करेगा तो वो उसे बता देगा कि यस ये बिहेवियर जो है ये अटैक का बिहेवियर है। ठीक है, तो ये सिग्नेचर मैच हुआ बेसिकली। यहाँ फिर वो अपनी लॉग फाइल देख सकता है। लॉग फाइल में देखेगा कि सडनली किसी एक पोर्ट पे जो कि कई सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ था, सडनली इस पोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिविटी शुरू हो गई है, तो वो भी मशकूक बात होती है कि चांसेस आर के कोई बाहर से उस पोर्ट पे कनेक्ट करके कुछ करना चाह रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के रूल्स जो है वो डेटाबेस में या एग्जैक्ट कोड की सिग्नेचर जो है या एग्जैक्ट अटैक के सिग्नेचर जो है वो डेटाबेस में पड़े होंगे। आईडीएस का काम बस यही है कि हर वक्त मॉनिटरिंग के दौरान उस डेटाबेस के साथ कंपेयर करना और जहां पे मैच हो वहीं पे आइडेंटिफाई हो जाएगा, उसे क्लासिफाई कर देगा कि दिस इज एन इंट्रूजन, और फिर वो या तो खुद एक्शन ले सकता है या वो किसी एडमिनिस्ट्रेटर को जो है इन्फॉर्म कर सकता है कि ये हो रहा है, ये रूल था जो कि ब्रेक हुआ है, अब देखो तुमने क्या करना है। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम कोई नजर आती है? हाँ जी, सिग्नेचर बेस्ड में आपको कोई इशू नजर आ रहा है? हाँ जी क्लास। यार आप लोगों ने आज मुझे दर्शन दे ही दिया है तो कोई जवाब भी दे दे। हाँ जी, ठीक है, बात ये है कि आपके ख्याल में हर किस्म का, लेट सपोज ये जो है ये सिर्फ वायरस से डिटेक्ट कर रहा है, आपके ख्याल में हर किस्म का वायरस डिटेक्ट हो जाएगा? कौन सा वाला नहीं होगा? सर जो डीबी में नहीं पड़ा हुआ। जो डीबी में नहीं पड़ा हुआ। एक्सीलेंट। ठीक है, मसला क्या है कि आपके जो जीरो डे अटैक्स होते हैं, जीरो डे अटैक बेसिकली होता है वो अटैक जो कि पहली दफा इनकाउंटर हुआ है, यानी आज मैं एक नया वायरस बना दूं तो वो जीरो डे अटैक है। और जीरो डे अटैक सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए होते हैं क्योंकि अभी तक उसका किसी को पता नहीं होता। एक तो ये पता नहीं होता कि उसे आइडेंटिफाई कैसे करना है, और ये पता नहीं होता कि आइडेंटिफाई हो गया तो फिर रिएक्ट कैसे करना है। तो द थिंग इज कि इस तरह के अटैक को सिग्नेचर बेस्ड टेक्निक नहीं आइडेंटिफाई कर सकती क्योंकि उसके डेटाबेस में इसका सिग्नेचर पड़ा ही नहीं हुआ। यानी पहले जो आइडेंटिफाई हो चुके हैं वो तो आइडेंटिफाई हो जाएंगे, पर अगर कोई चीज वो कंपेयर करते हैं डेटाबेस के साथ नहीं मैच करती तो कहेगा ठीक है नॉर्मल है। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपने कोई अपने सिस्टम में एंटीवायरस भी इंस्टॉल किया हुआ है तो मेक श्योर कि एंटीवायरस अपडेटेड हो। अगर आपका 1 साल पुराना एंटीवायरस है तो उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि चांसेस आर कि साल पुराने वायरसेस को इस्तेमाल ही ना कर रहा हो। हर वक्त जो लेटेस्ट वायरस होता है वही इस्तेमाल किया जाता है, लेटेस्ट मेलवेयर इस्तेमाल की जाती है क्योंकि वो एक तो पावरफुल ज्यादा होती है और उसके अलावा चांसेस आर कि अगर कोई एंटीवायरस डेटाबेस अपडेटेड नहीं है तो उसको डिटेक्ट करना भी मुश्किल होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली सिग्नेचर बेस्ड टेक्निक की प्रॉब्लम है। तो इसका फिर सोल्यूशन क्या होता है? तो दूसरी अप्रोच होती है अनोमली डिटेक्शन टेक्निक। ठीक है, तो उसमें आप 3 चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल और भी हो सकते हैं पर मैं 3 के एग्जांपल दे रहा हूँ।
एक तो ये है कि आपके जो सिस्टम, आपका जो आईडीएस है वो देखेगा कि सिस्टम कॉल्स जो हो रही हैं उनका ऑर्डर क्या है, उनका सीक्वेंस क्या है, कौन सी वाली सिस्टम कॉल हो रही है, और फिर वो डिसाइड करे कि ये वाला जो सीक्वेंस होता है ये नॉर्मल है, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल कोई ऐसी सिस्टम कॉल है जो कि ऐसा पोर्ट खोल रही है जो कि कभी खुलता ही नहीं है, कभी इस्तेमाल ही नहीं होता, तो वहां पे से शक हो जाएगा कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो सिस्टम कॉल्स को मॉनिटर करें, जहां पे जो यूजेज पैटर्न है एक्टिविटी लॉग के थ्रू से मॉनिटर करें, ठीक है। यानी एक यूजर है जो कि एक खास वेबसाइट है जिसे कभी एक्सेस नहीं किया और सडनली उस वेब सर्वर को एक्सेस करना शुरू हो गया, और वो वेब सर्वर भी जो है वो यहाँ पे कोई ऐसा ट्रैफिक भेजनी शुरू हो गया विच डजंट रियली मेक एनी सेंस, तो वहां पे शक हो जाएगा कि चांसेस आर कि शायद अंदर कोई बैकडोर खुल गया है जो कि कम्युनिकेट कर रहा है किसी एक्सटर्नल मलिशियस सर्वर के साथ, ठीक है। तो ये एक्टिविटी लॉग्स के थ्रू आइडिया हो सकता है। यहाँ पर एक्टिविटी लॉग में ये हो सकता है कि बूट सेक्टर के ऊपर लिखने की कोशिश की गई है। अब बूट सेक्टर में कोई क्यों लिखेगा, हमारा काम तो नहीं है, यूजर का कभी काम नहीं होता बूट सेक्टर में कुछ लिखा है, तो अगर बूट सेक्टर में लिखा जा रहा है तो लॉग से उसे फौरन पता लग जाएगा कि ये मलिशियस एक्टिविटी है, क्योंकि बूट सेक्टर में यूजुअली आपके बैकडोर, वायरसेस, मैलवेयर ये राइट करने की कोशिश करता है, ठीक है। उसके अलावा चेकसम कंपेयर कर लेगा, अगर कोई फाइल है, क्रिटिकल फाइल है जिसका चेकसम चेंज हो गया है, तो वो भी शक की गुंजाइश पैदा हो जाएगी कि क्या ये एनॉमलस बिहेवियर है, ठीक है। पर हैविंग सेड दैट ये चीजें जो होती हैं ये फूल प्रूफ परफेक्ट नहीं होती, यानी इनमें मसला क्या होता है कि फॉर एग्जांपल चेकसम वाली बात ही अगर करना है तो किस फाइल को मॉनिटर करना है, किस फ्रीक्वेंसी से मॉनिटर करना है, और बात यह है कि फाइल चेंज भी तो हो सकती है, ठीक है। तो अगर फाइल चेंज हो रही है और वैलिड लेजिटिमेट वजह से चेंज हुई है तो फिर उसको आइडेंटिफाई करना, उसको क्लासिफाई करना एज एन इंट्रूजन, वो भी गलत बात होती है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह के जो काम होते हैं वो प्रोबेबिलिस्टिकली चल रहे होते हैं, यानी वो ये नहीं कहते कि परफेक्ट है, वो कहेंगे कि हम एक हाई प्रोबेबिलिटी, हाई लाइकलीहुड है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, और गलती की गुंजाइश हो सकती है, और वो फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं कि कोई चीज इंट्रूजन नहीं थी और इसने कह दिया इंट्रूजन है, और फॉल्स नेगेटिव भी हो सकते हैं कि इंट्रूजन थी, इसने कह दिया नहीं ये तो इंट्रूजन नहीं है। ज्यादा खतरनाक कौन सा है, यानी फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव में से किस चीज को आप ज्यादा बचाना चाहेंगे? फॉल्स नेगेटिव को, क्योंकि अगर कोई अटैक कर रहा है और आप कहते हैं अटैक नहीं है तो फिर काफी सीरियस मसला हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड कोई अटैक नहीं कर रहा और आप कहते हैं कि अटैक हो रहा है तो फिर इतना सीरियस मसला नहीं है, आप फिर बंदोबस्त कर लेते हैं कि चलो चेक कर लें एक दफा, ठीक है। तो ये बेसिकली एनोमली डिटेक्शन टेक्निक है। और इश्यूज क्या हो सकते हैं कि अब एक्टिविटी लॉग बहुत ज्यादा मेंटेन करना उसका एक ओवरहेड है, उसको बार बार पूरे लॉग को स्टडी करना वो भी एक ओवरहेड है, ठीक है। तो ओवरहेड यहाँ पे काफी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। सिस्टम कॉल, एक एक सिस्टम कॉल को मॉनिटर करना वो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, पर हैविंग सेड दैट वो फिर आपको टेक्निक डिवाइस करनी पड़ती है कि मिनिमम डिसरप्शन के साथ ये सारा काम हो सके आइडियली, ठीक है। आगे चले तो ये हमने बेसिकली बात की थी होस्ट बेस्ड आईडीएस की, अब हमने बात करनी है नेटवर्क बेस्ड आईडीएस की। तो नेटवर्क बेस्ड आईडीएस बेसिकली एक ऐसा कोई भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसका काम क्या होता है कि आप अपने नेटवर्क में से प्लेस कर देते हैं और फिर इसकी जिम्मेदारी है कि इस पूरे नेटवर्क को मॉनिटर करना है, यानी सिर्फ एक होस्ट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे नेटवर्क के ऊपर मॉनिटरिंग करनी है, देखना कि क्या पैकेट्स आ रहे हैं, क्या जा रहे हैं, उनके अंदर क्या डेटा लिखा हुआ है, ठीक है। और ये सारा आइडियली रियल टाइम में या क्लोज टू रियल टाइम होना चाहिए, यानी इंट्रूजन डिटेक्ट हुई है अटैक होने के 10 दिन बाद तो उसका क्या फायदा है, 10 दिन के अंदर तो सारा जो नुकसान होना था वो हो चुका होगा। आइडियली फॉरन डिटेक्ट हो या विद इन अ फ्यू मिनट्स जो है वो डिटेक्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि रिएक्ट करने में, एक्शन लेने में भी आपको टाइम लग सकता है,
ठीक है, तो ये बेसिकली आपका नेटवर्क बेस्ड आईडीएस का गोल होता है। इसमें क्या क्या सेंसर होते हैं, क्या क्या डेटा सोर्सेज होते हैं। तो ये दो किस्म की सेंसिंग हो रही होती है। एक होती है इनलाइन सेंसिंग। इनलाइन सेंसिंग में क्या होता है कि आपका जो सेंसर है वो जिस मशीन पे लगा हुआ है वो उसके थ्रू जितने पैकेट्स गुजर हैं वो उन्हीं पैकेट को सिर्फ मॉनिटर करेगा। ठीक है, और अगर कोई फिल्टरिंग करनी है तो वो भी कर सकता है। एज अपोज टू दैट पैसिव सेंसिंग क्या होती है कि जो पैकेट गुजर रहे हैं उनको रोक रोक के मॉनिटर नहीं करेगा, बस आपके नेटवर्क पे एक मशीन होगी जिसे पैकेट्स की कॉपी भेज दी जाएगी और वो उन कॉपीज को जो है बेसिकली मॉनिटर कर रहा होगा। यानी जो एक्चुअल पैकेट सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाना था उसे वो गुजरने देगा और उसकी एक कॉपी ले लेगा, उस कॉपी के ऊपर जो भी काम करना है वो करेगा। ठीक है, तो पैसिव सेंसिंग का फायदा ये होता है कि कंपेयर टू इनलाइन सेंसिंग इसमें डिसरप्शन कम है। यानी जो पैकेट गुजरना था उसे गुजरने देगा और जो प्रोसेसिंग करनी है वो उसकी कॉपी पे करेगा। तो जो एडिड डिले थे इनलाइन सेंसिंग में ये उस डिले से बच जाता है। ठीक है, ऑलराइट। और यहाँ पे आपका किस तरीके से डिटेक्ट किया जाता है, तो अनोमली डिटेक्शन टेक्निक्स की बात करें तो एक अनोमली होती है, अगर डिनायल ऑफ सर्विस का एग्जांपल लिया जाए, कि अगर सडनली वो नोटिस करता है कि नेटवर्क के ऊपर कोई बहुत ज्यादा पैकेट आने शुरू हो गए। ठीक है, या नेटवर्क के ऊपर सडनली एक ब्रॉडकास्ट स्ट्रॉम शुरू हो गया कि एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे हर कोई पैकेट भेजने शुरू हो गया। ठीक है, जहां फिर सडनली कोई बहुत ज्यादा कनेक्शन अटेम्प्ट किसी मशीन के साथ सर्वर के साथ होने शुरू हो गए, बहुत ज्यादा सेंड पैकेट्स आने शुरू हो गए। तो इन ऑल दीज केसेस ये एक अनोमली है। यानी नॉर्मली कितनी ट्रैफिक होती है, कितनी बैंडविड्थ इस्तेमाल होती है, कितने पैकेट्स आते हैं, एक टाइम स्लॉट के अंदर कितने सेंड पैकेट्स आते हैं, वो नॉर्मल बिहेवियर है। अगर उससे हट के सडनली बहुत ज्यादा आने शुरू हो गए तो वो एक एबनॉर्मेलिटी है और उसको क्लासिफाई किया जा सकता है एज अ पोटेंशियल डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। और एग्जांपल है तो स्कैनिंग, कि अगर सडनली आपका नेटवर्क देखता है कि बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट लेयर के पोर्ट्स को स्कैन किया जा रहा है। यानी इसका क्या मतलब है कि अब एक मशीन है, अब उस पर वेब सर्वर रन कर रहा है, तो पोर्ट 80 पे पैकेट आए, पोर्ट 80 पे आ जाए, HTTPS है तो उसका कोई और पोर्ट नंबर होता है उसमें बेशक आ जाए। ठीक है, अब अगर 1 से लेके 65,535 तक जितने भी पोर्ट्स हैं उन सारों पे अगर पैकेट सडनली आने शुरू हो गए तो दैट मींस के पोर्ट स्कैनिंग हो रही है। यानी देखा चेक किया जा रहा है कि इस मशीन के ऊपर कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है। और वो हमने पहले एक असाइनमेंट की थी पोर्ट स्कैनर की, और वो उसका मकसद यही होता है कि अटैक करने से पहले आप देख लेते हैं कि कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है और फिर उन पे आप इंट्रूड या उन पे आप अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो जहां पे नेटवर्क को नजर आए कि एक मशीन के सारे पोर्ट पे ट्रैफिक आनी शुरू हो गई है तो वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मोस्ट ऑफ दी कोई पोर्ट स्कैनिंग अटैक हो रहा है। उसके अलावा नेटवर्क लेयर स्कैनिंग भी हो सकती है कि डिफरेंट जो आईपी एड्रेसेस हैं उन सारों को सडनली पैकेट आने शुरू हो जाए देखने के लिए कि कौन कौन सा आईपी एड्रेस है वो रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, और ये ICMP पैकेट के थ्रू बड़े आराम से किया जा सकता है। या पिंग हो गई, या ट्रेस आउट हो गया, तो आप अगर एक नेटवर्क पे हर मशीन को पिंग और ट्रेस आउट करना शुरू हो गए तो चांसेस आर कि आप IP स्कैनिंग नेटवर्क लेयर स्कैनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी एक प्रिकर्सर होता है आपके एक इवेंचुअल अटैक का, कि पहले आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं अटैकर, तो वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्टेज में आप उसे रोकने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और अगर एग्जांपल लें तो वर्म को कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो अगर आपकी कोई मशीन है जो कि सडनली बहुत ज्यादा बैंडविड्थ इस्तेमाल करनी शुरू हो गई है, यानी आपके घर पे आजकल तो शायद नहीं इतना होता मसला, और आज से 10 साल पहले आपने कंप्यूटर इस्तेमाल किया है तो तब बेसिकली क्या होता था कि अगर आपके सिस्टम पे वायरस आ गया ना तो आपको नजर आ रहा होता था कि आउटगोइंग ट्रैफिक जो है वो बहुत हाई हो गई है और इनकमिंग ट्रैफिक बहुत कम है। यानी आइडियली रेशियो जो है वो कोई 10-90 20-80 का होता था, पर जब कोई वर्म आता था तो क्या होता था कि आपकी जो आउटगोइंग है वो 90% हो जाती थी और इनकमिंग जो है वो उससे काफी कम होती थी। ठीक है, तो ये बेसिकली एक परफेक्ट एग्जांपल है कि चांसेस आर कि आपके सिस्टम में कोई वर्म आ गया है
जो बाय ट्रैफिक भेजना चाह रहा है, या तो आपका पर्सनल डेटा बाय भेजना चाह रहा है, या फिर बाय किसी मशीन पे अपने आप को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या फिर अगर कोई मशीन है जिसने कभी, एक सर्टन मशीन है जिसे कभी कम्युनिकेट नहीं किया और सडनली उसके साथ तो बहुत ही ज्यादा मोहब्बत हो गई, भाईचारा हो गया, हर पैकेट ही उस मशीन को जा रहा है, तो ऐसे नहीं होता। चांसेस आर के वो फिर कोई वर्म है जो कि उस मशीन के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये बिहेवियर होते हैं, ये नॉर्मेलिटी है। तो अगर नॉर्मल से हट के इस तरह की कोई चीज डिटेक्ट हुई है तो दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल के चांसेस आर कि कोई इंट्रूजन हो रही है या हो चुकी है और फिर आपने उसे प्रिवेंट करना। ठीक है, और अगर सिग्नेचर या ह्यूरिस्टिक बेस्ड डिटेक्शन टेक्निक्स की बात करें तो उसमें कई एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल है पॉलिसी वायलेशन, कि आप देखें कि कोई पॉलिसी से हट के काम तो नहीं हो रहा। पॉलिसी से हट के काम होने का क्या मतलब है? अब यूएमटी में कई वेबसाइट ब्लॉक हैं, अब सडनली कोई एक वेबसाइट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक रिक्वेस्ट आनी शुरू हो जाए तो वो पॉलिसी से हट के कोई काम हो रहा है, या उस वेबसाइट से यूएमटी में बहुत ज्यादा ट्रैफिक आनी शुरू हो जाए तो वो क्यों आ रही है? उस वेबसाइट को तो अंदर से कोई रिक्वेस्ट जा ही नहीं सकती, अगर अंदर से नहीं जा सकती तो बाहर से क्यों रिस्पॉन्स आ रही है? चांसेस आर कि कोई पॉलिसी वायलेशन है, चांसेस आर की इंट्रूजन हो रही है। ठीक है, तो एक ये चीज है। दूसरी चीज हो सकती है अनएक्सपेक्टेड एप्लीकेशन सर्विसेज, कि आप देखें कि आपकी एक पोर्ट है, एक ट्रांसपोर्ट कनेक्शन है जिसके ऊपर एक ट्रैफिक जो है एक एक्सपेक्टेड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल जा रहा होता है, यानी पोर्ट 80 है, उसके ऊपर क्या प्रोटोकॉल रन करता है वेब सर्वर का, तो HTTP उसके ऊपर प्रोटोकॉल चल रहा होगा। अगर उससे हट के कोई प्रोटोकॉल चलना शुरू हो जाए, उससे हट के कोई डेटा ट्रांसमिशन या रिसीव होना शुरू हो जाए, तो चांसेस आर के आपकी मशीन पे कोई बैकडोर है जो कि उस पोर्ट को उस एप्लीकेशन के लिए जिसके लिए पोर्ट खोला था उसके लिए नहीं इस्तेमाल कर रहा है, किसी और चीज के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो ये भी अगर होना शुरू हो जाए, उस डेटा को मॉनिटर करके अंदाजा किया जा सकता है कि चांसेस आर कि इस पोर्ट को कोई और मलिशियस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रही है। यानी एक पोर्ट है जो कि स्काइप के लिए है, आपका स्काइप बंद है पर वो पोर्ट इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर इट इज ऑब्वियस कि वो कोई मलिशियस प्रोग्राम है जो कि स्काइप नहीं है, कोई और मैलवेयर है जो कि पोर्ट के थ्रू अपना डेटा ट्रांसमिट कर रही है। फिर नेटवर्क लेयर मॉनिटरिंग रिकॉन हो सकती है, कि आप नेटवर्क लेयर के पैकेट्स को देखें, आईपी एड्रेसेस को देखें और अंदाजा करने की कोशिश करें कि कोई आईपी एड्रेस प्रूफ तो नहीं हो रहा, यानी आपके नेटवर्क के अंदर से कोई पैकेट जनरेट हुआ है पर उसका सोर्स एड्रेस आपके नेटवर्क की किसी मशीन का एड्रेस नहीं है, तो इट इज ऑब्वियस कि स्पूफिंग हुई है, तो फिर इस चीज को मॉनिटर करेगा। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर रिकॉन, यहाँ पे क्या होता है कि आप देखेंगे कि कोई अनयूजुअल टीसीपी, कोई अनयूजुअल ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रैफिक तो नहीं है। फॉर एग्जांपल पैकेट फ्रेगमेंटेशन तो नहीं हो रही बिला वजह की, या फिर कोई इस तरह से पैकेट तो नहीं जनरेट हो रहे जो कि सिन फ्लडिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर हो रहे हैं तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। और फिर एप्लीकेशन लेयर पे भी ये काम हो सकता है कि आप एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल को स्टडी करें और देखें कि यानी एप्लीकेशन लेयर पे क्या हो सकता है। हमने बात की थी कि नेटवर्क पे जो यूनिक्स मशीन होती हैं उन पे फिंगर सर्वर रन कर रहा होता है। ठीक है, तो अगर किसी फिंगर सर्वर को एक पैकेट आया है, रिक्वेस्ट आई है और उसके अंदर बहुत ज्यादा नो ऑप के मशीन कोड पड़े हुए हैं, तो चांसेस आर कि फिंगर एप्लीकेशन को बफर ओवरफ्लो कराया जा रहा है। तो इस केस में क्या होता है कि आप डेटा को जो एप्लीकेशन को जा रहा है उसे मॉनिटर करते हैं टू मेक श्योर कि कोई ऐसी रिक्वेस्ट ना जा रही हो जो कि रिप्रेजेंट करती है किसी बफर ओवरफ्लो को या पासवर्ड गैसिंग या कोई मेलवेयर ट्रांसमिशन को। ठीक है, तो आप इस चीज को भी मॉनिटर कर रहे होते हैं कि डेटा के अंदर किस तरह का डेटा है। और ये फिंगर का मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि पिछली क्लास में हमने फिंगर का एग्जांपल किया था। हमने शो किया था कि एक मॉरिस वर्म था जो कि फिंगर एप्लीकेशन को इस्तेमाल करता था, और उसके अलावा और भी एप्लीकेशन हो सकती हैं नेटवर्क आपके। आप देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर पे कौन कौन सी एप्लीकेशन रन कर रही है और उनमें से आप बफर फ्लो के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो फिर बेसिकली आपने इंसानों को मॉनिटर करना होता है।
ठीक है, और अगला जो कॉन्सेप्ट है आखिरी वो बेसिकली हनी पॉट्स का। तो हनी पॉट क्या होता है कि एक और डिफेंस टेक्निक होती है कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्या करता है, नेटवर्क के ऊपर जान के एक मशीन को लगा अटैच कर देता है और उसे वल्नरेबल रखता है। वल्नरेबल का मतलब है कि उस पर फायरवॉल भी नहीं होगा, उसके अंदर जान के ऐसी वीकनेसेस वल्नरेबिलिटीज होंगी जो कि ऑलरेडी वेल नोन है, वो उन्हें फिक्स नहीं करेगा, पैच नहीं करेगा, ठीक है, वो चलने देगा उन वीकनेसेस के साथ। ठीक है, और उसका मकसद क्या होता है कि अगर कोई आउटसाइडर अटैक कर रहा है और इस मशीन को अटैक कर लेता है कामयाबी से, तो वो बड़ा खुश होगा, उसे लगेगा कि मैं कामयाब हो गया, जबकि ये एक डिकॉय था, यानी जान के एडमिनिस्ट्रेटर ने मशीन को वीक किया है ताकि कोई इस पे अगर अटैक करे तो वो अपनी तरफ से समझे कि शायद मैं कामयाब हो गया हूँ, जबकि वो कामयाब नहीं है, क्योंकि हनी पॉट तो वैसे ही हमने इसी रखा था कि अटैक हो। इसका फायदा क्या हो सकता है कि अटैकर अगर इसे अटैक करके खुश हो गया है तो बाकी की मशीन को शायद अटैक ना करे। दूसरा फायदा क्या होता है कि अटैकर ने अटैक किया है तो वो जिस तरीके से अटैक कर रहा है उसके मुताबिक डेटा इकट्ठा कर ले, ताकि वो डेटा जो है आइंदा अटैक को प्रिवेंट करने के लिए यूजफुल साबित हो। और दूसरा फायदा क्या होता है कि अगर अटैकर ने हनी पॉट को अटैक किया है और उस पर टाइम लगा रहा है तो उस टाइम पे वो डिटेक्ट हो जाएगा और फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है ही वुड मेक श्योर कि इससे पहले कि वो अटैकर हनी पॉट से आगे बढ़े वो वहीं पे उसे रोक दो। ठीक है, तो हनी पॉट का ये बेसिकली काफी प्रोटेक्शन होती है। ठीक है, तो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल जो कि सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज का था। और एनी क्वेश्चंस क्लास? हाँ जी, ठीक है, ऑल राइट देन क्लास, इंशाल्लाह अगले सेशन में मिलते हैं। टेक केयर।